तो दोस्तों चलिए लेकर के आए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, ये रैपिड सेट चला है किसके लिए? एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए चला है। दोस्त इसमें भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले आपको 40 में 40 मार्क्स चाहिए तो वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, और पिछला वीडियो जितने भी है उसे बिल्कुल जाकर के देख लीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए। और इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्त तो क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। जो भी पढ़ा रखे हैं पिछला वो सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल और जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि सेट जो रैपिड सेट 6 है इसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये सवाल। हम तो ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं दोस्त जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखते रहिएगा। 20 के 20 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त, ये कहा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम जो है किस पर आधारित है। जी हाँ, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है किस पे आधारित है ये कहा जा रहा है। पहला नंबर देखिएगा, कहा जा रहा है कि ऊर्जा से संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, या संवेग संरक्षण के, या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि कार्य संरक्षण पे। किस सिद्धांत पे ऊष्मागतिकी का पहला नियम आधारित है? जी हाँ, पहला नियम अगर आपको पता होगा, वैसे ऊष्मागतिकी का 3 नियम है। ठीक है, तो पहला नियम जान लीजिए कि किस पे आधारित है। पहला नियम आपको हम बता देते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे। अब जान लीजिए कि आखिर ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण में क्या कहा जाता है दोस्त, ये कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम में ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है न तो विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को क्या कर सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का तो यही नियम कहता है। ठीक इसी तरह से ऊष्मागतिकी का भी नियम है, ऊष्मागतिकी का पहले नियम का भी यही नियम है। ऊष्मागतिकी के पहले नियम में यह कहा जाता है कि किसी भी सिस्टम में अगर कुल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है, चाहे उस ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है। तो ये किस नियम को पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम को, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण भी यही कहता है कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ऊष्मागतिकी भी यही कहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ऊष्मागतिकी का आप तीनों नियम पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। टेक्नीशियन में तो खैर पूछे ही जाएंगे, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्त, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सामग्रियों की लोच के संबंध में सही क्रम का चयन करना है। ठीक है, लोच कहने का मतलब क्या? इलास्टिसिटी, किसमें सबसे अधिक इलास्टिसिटी है, किसमें सबसे कम इलास्टिसिटी है, उसके क्रम में क्या करना है कि हमको इसमें अरेंज करना है। ठीक है, तो देख लीजिए दिया हुआ है, पहला देख लीजिए, आपका जो आंसर होगा वो पहला नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। ये स्टील, ग्लास और रबड़। ठीक है, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें होता है? स्टील में होता है, उसके बाद ग्लास में होगा, सबसे कम इलास्टिसिटी जो होता है रबड़ में होता है। इलास्टिसिटी मतलब उसका जो है लचीलापन जो होता है सो। अब कहिएगा कि रबड़ में होता है तो रबड़ में ज्यादा सल्फेट मिला दीजिएगा, सल्फर, तो वो कारा भी हो जाता है, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता है। स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी पाया जाता है, फिर ग्लास होता है, सबसे कम जो है आपका रबड़ में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। या दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन दोस्त पूछा जाता है, दूसरे तरीका से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में किसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होता है या सबसे अधिक इलास्टिसिटी होता है। तो ऑप्शन आपको ये सब तीनों दे देगा, हो सकता है 4 को दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होता है, तो इसको मारिएगा स्टील वालों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन दे दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि भूमध्य रेखा की ओर अधिक होगा और ध्रुव की ओर जो है कम होगा। क्या ये होगा? या दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर कहता है कि भूमध्य रेखा की ओर अगर जाइएगा तो कम होगा और ध्रुव की ओर अधिक होगा। तो ये करेक्ट आंसर है, ये सेकेंड नंबर। आपको पिछले ही दिन ये क्वेश्चन आया है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, या भूमध्य रेखा की ओर अगर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा। या तरह तरह के जो है घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछने की आदतें हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ध्रुव की ओर जैसे जाएंगे हम वैसे गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा, भूमध्य रेखा की ओर आएंगे वैसे गुरुत्वाकर्षण का मान कम जाएगा, ध्यान रखिएगा।
तो भूमध्य रेखा की ओर कमेगा, ध्रुव की ओर बढ़ेगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल जी से। और यहां सीधा दे दिया है कि ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है, या कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा के ये देता है कि कैपिटल जी का मान क्या है। ठीक है, कैपिटल जी दे दे या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो है स्थिरांक का मान दे दे, दोनों को मतलब एक ही होता है, कैपिटल जी को ही ये कहा जाता है। तो मान उसका क्या होता है ये हमको जानना है। तो पहला देख लीजिए, पहला आपको जो है इसमें दे दिया है, क्या दे दिया है दोस्त? 6.022 इंटू 10⁻23 दे दिया है। तो ये नहीं होता है, होता कौन है जान लीजिए, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैपिटल जी का मान होता है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है। अब बच गया ये तीन गो, तो ये किसका होता है? फर्स्ट नंबर जो है सो 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्त इसको एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ देगा कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 को। और ये तो आपको कैपिटल जी का मान होता है। ये तीसरा नंबर देख लीजिए 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ये किसका होता है? ये प्रोटॉन का होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन का भी वैल्यू पूछता है कभी कभी, तो ये प्रोटॉन का होता है। चौथा नंबर देख लीजिएगा 9.81 मीटर पर स्क्वायर। 9.8 भी दे सकता है या 1 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्मॉल जी का मान होता है, पता है ना आपको। तो ये स्मॉल जी का मान होता है, हमको भूलना नहीं है दोस्त। किसी भी तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इसे। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में बदलता है। जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी जो होता है, वो कैपिटल जी का मान कहता है कि किस माध्यम में बदलता है, यही कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि वायु में बदलता है, दूसरा नंबर जल में बदलता है, तीसरा नंबर आपको दे दिया कि प्लाज्मा में बदलता है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि गुरुत्वाकर्षण इसमें कहता है स्थिरांक माध्यम में स्वतंत्र होता है। दोस्त कौन है, किसमें बदलता है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कैपिटल जी होता है वो इसमें से किसी भी माध्यम में नहीं बदलता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, तो वो कहीं नहीं बदलता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि केपलर के ग्रह के गति के नियम, जो केपलर साहब ने ग्रह के गति के नियम दिया था, वो क्या है कि वृत्ताकार कक्षाओं में डैश से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। देखिए केपलर साहब ने क्या बताया था कि जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर रोटेट करते हैं। किस रूप में रोटेट करते हैं? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। किस रूप में? तो वो दीर्घ वृत्ताकार या कहिए उसको जो है पराबोलिक रूप में जो है क्या करते हैं कि चक्कर लगाते रहते हैं। तो दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं, और दीर्घ वृत्ताकार का आकार जो होता है दोस्त वो अंडा के आकार का होता है, तो अंडाकार कक्षाएं कह सकते हैं उसको। तो ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या अंडाकार कक्षाएं के रूप में क्या होती है कि चक्कर लगाती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ऊर्जा का इकाई जो है वो किसके नाम पर दिया गया था, ये कहा जा रहा है। तो ऊर्जा का आपको पता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है? जूल होता है, पता है ना, जान लीजिएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और ये जूल जो है ये किसके नाम पे रखा गया था, यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस वैज्ञानिक के नाम पे। पहला देख लीजिए, पहला कह रहा है कि जेम्स दे दिया प्रेस्कॉट जूल के नाम पे रखा गया है, या दूसरा नंबर कहता है कि जॉन, इसमें जॉन जो है प्रेस्कॉट जूल के नाम पे जो है प्रेस्कॉट जूल के नाम पे रखा गया है, या इसमें तीसरा नंबर दे दिया है कि जेमी जूल के नाम पे, या चौथा नंबर आपको दे दिया है जेसी जूल के नाम पे। किसके नाम पे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है वो रखा गया है। तो आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, जान लीजिए। ये फर्स्ट नंबर जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे, ना कि जॉन प्रेस्कॉट जूल। ये सेकेंड नंबर न मार दीजिएगा जॉन साहब का, जॉन साहब नहीं जेम्स साहब थे। जेम्स प्रेस्कॉट जूल साहब के नाम पे ही ऊर्जा का ऐसा यूनिट जो जूल होता है वो रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। ठीक है, एक जूल में
कितने अर्ग होते हैं? तो जान लीजिए पहले कि अर्ग होता क्या है। तो जान लीजिए कि जैसे ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कि अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, यही इसमें पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। पहले तो देख लीजिए करेक्ट आंसर आप, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर जो होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। जूल का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उससे पहले कहता है कि कीट नियंत्रण के लिए इसमें से किस रसायन का यूज किया जाता था। अभी जो है दूसरे कीट क्या क्या है कि कंट्रोल करने के लिए कीट रसायन का जो है, कीट नियंत्रण के लिए अलग तरह का रसायन का यूज किया जाता है, जैसे कि डीडीटी हो गया, जैसे खरपतवार के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से तो पहले ये कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय से पहले कहा जा रहा है कि कीट को भगाने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए किस रसायन का इसमें से यूज किया जाता है। तो पहला देख लीजिए, पहला आपको कहता है कि क्या डीडीटी का इस्तेमाल करते थे, या दूसरा नंबर निकोटीन का, या तीसरा नंबर कह रहा है कि बेरिक एसिड का, या चौथा नंबर आपको देख लीजिए कि डेल्टा मेथिन का। दोस्त किसका इस्तेमाल करते थे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कीट नियंत्रण के लिए? आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त कि कीट नियंत्रण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो था ये निकोटीन का इस्तेमाल करते थे, ये सेकेंड नंबर। अब निकोटीन थोड़ा सा नाम सुना हुआ लग रहा होगा ना आपको कि निकोटीन, निकोटीन सुना हुआ लग रहा है, ठीक है। तो जान लीजिए कि निकोटीन जो होता है वो तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू का जहां खेती होता है ना दोस्त, वहां पे क्या होता है कि कीट कम लगते हैं, ठीक है। तो उस समय तंबाकू की खेती से ही निकोटीन प्राप्त किया जाता था और उसका इस्तेमाल जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात बता रहे हैं। उसमें क्या करते थे कि कीट को भगाने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए इस निकोटीन का यूज किया जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त कहा जा रहा है कि प्लास्टिक का कचरा जो होता है उससे प्राप्त होने वाले ईंधन का क्या नाम होता है? प्लास्टिक के कचरे से प्राप्त होने वाले ईंधन का नाम बताना है। तो पहला देख लीजिए, पहला आपको कहा जा रहा है कि सफेद ईंधन, या दूसरा नंबर काला ईंधन, या तीसरा नंबर कहता है कि हरा ईंधन, या चौथा नंबर पीला ईंधन। किस ईंधन के नाम से जाना जाता है प्लास्टिक के कचरे जो ईंधन प्राप्त होता है? तो आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त। प्लास्टिक के कचरे से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे हरा ईंधन के नाम से जानते हैं, ग्रीन फ्यूल के नाम से जानते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ग्रीन फ्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि दूसरा सबसे कठोर पदार्थ क्या है? जी हाँ, कभी कभी तो यह सवाल पूछा जाता है कि पहला तो छोड़ दीजिए, सीधा कहता है कि कठोर पदार्थ कौन है, तो हम आंख बंद करके हीरा मार देते हैं। हीरा को पहला कठोर पदार्थ माना गया है, जान लीजिए ये चीजें। तो कठोर पदार्थ जैसे ही आता है वैसे ही आंख बंद करके टिक मार देते हैं। लेकिन जान लीजिए यहाँ पे कि दूसरा सबसे कठोर पदार्थ कहा जा रहा है, तो दूसरा है कौन? देख लीजिए ऑप्शन, कहता है कि कोक हो सकता है, या दूसरा नंबर दे दिया है कार्बोडियम दे दिया है, कार्बोरंडम दे दिया है ये, या तीसरा नंबर ग्रेफाइट है, या चौथा नंबर आपको कह रहा है कि हीरा। दोस्त हीरा तो होगा नहीं, हीरा पहला कठोर पदार्थ है, जान लीजिए। दूसरा कौन है ये हमको जानना है, तो दूसरा जान लीजिएगा। दूसरा नंबर ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या? कार्बोरंडम। कार्बोरंडम जो है दोस्त ये दूसरा सबसे कठोर पदार्थ दुनिया में पाया जाता है। कार्बोरंडम का सूत्र जो होता है वो SiC होता है, मतलब क्या? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड से ही कार्बोरंडम बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा क्या है कि दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है दूसरे नंबर पे, पहला नंबर पे हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पदार्थ का उपयोग जो है, किस पदार्थ का उपयोग कहा रहा है इसमें कि अग्निरोधक कपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अग्निरोधक जानते ही हैं, जिसमें आग न पकड़े, फायर जो है सिक्योर हो, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि अग्निशामक जो लोग होते हैं, फायर सेफ्टी वाले लोग होते हैं, वो उस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से किसका वो बना होता है यही इसमें कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर एल्यूमिनियम क्लोराइड का बना होता है, या दूसरा नंबर कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना होता है, या तीसरा नंबर आपको कह रहा है कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बना होता है, या चौथा नंबर कहता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का बना होता है। दोस्त आखिर होता किसका बना हुआ है? अग्निरोधक कपड़ा, जिसका इस्तेमाल जो है अग्निशामक वाले जो फोर्स होते हैं वो करते हैं। आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट से दोस्त क्या होता है कि अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि आपके हिसाब से मान लीजिए कि आपका एज, अगर मान लीजिए कि एज कहते हैं कि आपका वजन जो है 70 kg है, ठीक है।
क्या है 70 केजी है किसी भी व्यक्ति का, मान लीजिए 70 केजी है, तो उसके शरीर में आयरन कितना पाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। पहला देख लीजिए, कहा जा रहा है इसमें कि 70 केजी वाले आदमी में 4 ग्राम आयरन हो सकता है, या दूसरा नंबर कह रहा है कि 3 ग्राम आयरन हो सकता है, या तीसरा नंबर 5 ग्राम, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है कि 2 ग्राम आयरन होगा। दोस्त आखिर आयरन होगा कितना ग्राम एक 70 केजी वाले स्वस्थ मनुष्य में? तो ध्यान रखिएगा, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि एक 70 केजी का अगर कोई इंसान है तो उसके शरीर में जान लीजिए कि ये थर्ड नंबर, क्या थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि 5 ग्राम आयरन पाया जाएगा। कितना? 5 ग्राम। ध्यान रखिएगा 70 केजी के आदमी में। जान लीजिए, अब आयरन ही आपसे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि एल्यूमिनियम पूछ देगा, तांबा पूछ देगा कि शरीर में कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा इसे। आपके शरीर में तो ये बता ही दिए कि आयरन कितना होता है, 5 ग्राम होता है एक 70 केजी वाले व्यक्ति में। दूसरी नंबर आप बात जान लीजिए कि आपके शरीर में यह भी पूछा जा सकता है कि सोडियम कितना होता है। तो सोडियम सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, कितना होता है? तो 90 ग्राम होता है। उसके बाद 70 ग्राम जो है पोटेशियम होता है, 0.06 ग्राम जो होता है तांबा होता है, अपने शरीर में कॉपर होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल जो है सो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि भारी जल का घनत्व जो होता है वो सामान्य जल से कितने प्रतिशत अधिक होता है। जी हाँ, जो आप देखते हैं नॉर्मल जो सामान्य जल जो होता है जिसको हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, उसका घनत्व तो जानते हैं सबसे अधिक जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन जान लीजिए कि उससे भी अधिक जो है प्रतिशत जो है अधिक होता है वो भारी जल का, D2O का। सामान्य जल का H2O होता है और भारी जल का D2O होता है। तो उसमें कितना प्रतिशत अधिक घनत्व होता है सामान्य जल से, ये कहा जा रहा है। तो पहला देखिए, कह रहा है कि 12%, दूसरा नंबर 18%, तीसरा नंबर 2%, तीसरा नंबर, चौथा नंबर कह रहा है कि 11%। तो जान लीजिए 11% अधिक होता है ये फोर्थ नंबर। सामान्य जल से जो भारी जल का घनत्व होता है दोस्त 11% अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि हृदय के द्वारा कौन सा हार्मोन जो है स्त्रावित होता है। जी हाँ, अपने हार्ट में भी हार्मोन स्त्रावित होता है। तो ये कौन सा हार्मोन होता है ये कहा जा रहा है। तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला कह रहा है कि MSH हार्मोन स्त्रावित होता है, या दूसरा नंबर कह रहा है कि CCK हार्मोन स्त्रावित होता है, या तीसरा नंबर कह रहा है कि ANF हार्मोन स्त्रावित होता है, या चौथा नंबर कह रहा है PRL हार्मोन स्त्रावित होता है हृदय से। तो अपने हृदय से आखिर कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है ये जान लीजिए दोस्त। अपने हृदय से जो स्त्रावित होता है हार्मोन, ये थर्ड नंबर, क्या थर्ड नंबर ANF हार्मोन स्त्रावित होता है। अब जान लीजिए, कभी कभी आपसे पूछा, मतलब कि जान लीजिए ये चीजें कि फुल फॉर्म इसका आखिर होता है क्या, ANF हार्मोन का। ANF हार्मोन कहने का मतलब A से जो होता है वो एट्रियल होता है, एट्रियल होता है, और नाइट्रेटिक जो है होता है N से होता है, F से फैक्टर होता है। तो ये हार्मोन क्या होता है कि अपने हृदय से स्त्रावित होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या कहा जा रहा है, ये चीजें कहा जा रहा है इसमें कि जब ध्वनि तरंग मान लीजिए कि अपने कान में जाता है तो कान में लसिका तक पहुंचता है, लसिका तक के पहुंचने के बाद क्या होता है कि यह कान के आंतरिक जो है संरचना तक के पहुंचता है, और क्या होता है कि ये तरंगे उत्पन्न करती है। वो कहां पे उत्पन्न करती है, किस संरचना में उत्पन्न करती है जिससे हमें सुनाई देती है, ये जानना है। तो पहला नंबर देख लीजिए, आपको हम सही और करेक्ट आंसर बता देते हैं। जो तरंग अपने कान के अंदर जो जाता है, ठीक है, वेव उत्पन्न जो करता है वो कहां करता है, जान लीजिए ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, क्या बेसिलर झिल्ली होता है। ठीक है, कान के अंदर। तो बेसिलर झिल्ली में क्या होता है कि जाकर के तरंगे उत्पन्न होती है। अब वो उत्पन्न कैसे होती है ये जान लीजिए। कान का जो संरचना होता है अपना, वो संरचना जान लीजिए कि सबसे पहले तक बाहरी कान में साउंड जाता है, कंपन होता है, उसके बाद जो है मध्य कान के अंदर जाता है कंपन होते हुए। मध्य कान में जाने के बाद क्या होता है कि कोकियल होता है, अंदर कोकिकल लसिका होता है, तो वहां पे तरंगे उत्पन्न करती है। वो तरंगे क्या होता है कि बेसिलर झिल्ली जो है, ये सेकेंड नंबर बेसिलर झिल्ली, वहां पे जाकर तरंग उत्पन्न करती है, फिर हमें क्या होती है कि अंदर सुनाई देती है। ठीक है, तो बेसिलर झिल्ली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन। ठीक है, नोट करते चलिएगा कम से कम। चलिए आपको अगला बताते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त। ये कहा जा रहा है कि नेत्र गोलक
कि दीवार जो होती है वो कितने परतों से बनी होती है, नेत्र गोलक का दीवार। ठीक है, पहला देख लीजिए, पहला कहता है 1 परत, दूसरा 2 परत, तीसरा 3 परत, चौथा 4 परत। कितने परतों से बनती है आंख का जो है नेत्र गोलक जो होता है? तो आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि आंख का नेत्र गोलक जो होता है वो 3 परतों से मिलकर के बना होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब कौन कौन सा 3 परत होता है ये भी जान लीजिए। सबसे बाहरी में जो होता है वो श्वेत पटल होता है। कौन सा होता है? श्वेत पटल होता है। दूसरा जो होता है दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि कोराइडल होता है। क्या होता है? कोराइडल। और तीसरा जो होता है सबसे अंदर जो होता है वो रेटिना होता है। तो ये 3 परतें मिलकर के क्या करती है कि अपने आंख नेत्र गोलक का जो है निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वाहिका न्यूनतम जो कहता है कि यूरिया के साथ जो है रक्त ले जाने का काम करती है या रक्त ले जाती है। तो जान लीजिए आपको कि ब्रिक में ही होता है ये यूरिया ले जाने का काम, लेकिन जान लीजिए कि ब्रिक में कौन करता है? धमनी करता है कि सीरा करता है कि यकृत में सीरा करता है और जो है यकृत पोर्टल सीरा करता है, कौन करता है? तो ध्यान जान लीजिए कि न्यूनतम यूरिया के साथ जो है रक्त ले जाने का काम जो करता है वो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रिक सीरा। ब्रिक सीरा जो है क्या करता है कि यूरिया के साथ रक्त ले जाने का काम करता है। तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की संख्या को गिन करके हृदय की धड़कन को पहचान सकते हैं कि वो कितनी बार धड़की है? जी हाँ, तरंग की संख्या को काउंट करके हम बता सकते हैं कि कितनी बार धड़की है। तो पहला देख लीजिए किस तरंग को कहा जा रहा है कि पी तरंग को या QRS कॉम्प्लेक्स को, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है ST सेगमेंट को, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है PQ अंतराल को। किसे गिन करके दोस्त हृदय की धड़कन को आप पता कर सकते हैं कि कितनी बार धड़का है? ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, QRS कॉम्प्लेक्स को। QRS कॉम्प्लेक्स को गिन करके क्या कर सकते हैं दोस्त कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है कितना बार बीट किया है, धड़का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि पौधे को संक्रमित करने वाले वायरस डैश होते हैं। तो कौन सा होता है वायरस जो पौधे को संक्रमित करता है ये बताना है। तो ध्यान लीजिए, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त। ये फर्स्ट नंबर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो पौधे को क्या करता है कि संक्रमित करता है ये वायरस। ठीक है, तो पौधे में सिंगल स्टैंडर्ड जो है क्या होता है कि वायरस होता है। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि जीवों में जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, DNA या RNA करके होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रैपिड सेट के था, काफी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनती है। ठीक है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एग्जाम करीब है आपका। और टेस्ट बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। अभी तक है बंद हो गया होगा टेस्ट, 7 बजे तक ही एक्टिव था डेली। कल फिर क्या होगा कि आपका जो है शाम में 7 बजे टेस्ट एक्टिव होगा और फिर नेक्स्ट 7 बजे तक के चलेगा। ठीक है, तो जो लोग रेगुलर रहते हैं उन्हें पता होगा कि जब भी हम स्कोर कार्ड लेकर के आते हैं तब टेस्ट एक्टिव होता है। आज स्कोर कार्ड नहीं आया है, आज क्या आया है कि रैपिड सेट आया है, तो आज टेस्ट नहीं होगा। जब भी टेस्ट का हम सीरीज आपके सामने लेकर के आएंगे तब टेस्ट एक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है टेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त की एप्लीकेशन दिया हुआ, इस एप्लीकेशन को इस नाम से क्या कीजिएगा कि सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में होता है, 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो जाइए प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कीजिए। और किसी भी तरह का अगर समस्या हो रही है दोस्त टेस्ट देने में या किसी भी तरह का, तो कमेंट कीजिए या वो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे क्या कीजिए कि आप कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबका जवाब देते हैं, सबका कॉल रिसीव भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो लोग एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसलिए कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पीडीएफ लेना है तो जा करके क्या कीजिए कि दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।